टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसको सपनों का जहाज भी कहा जाता था। बदनसीबी तो सिर्फ इस बात की रही कि ये सपनों का जहाज अपना पहला सफ़र भी पूरा ना कर पाया और इंग्लैंड से अमेरिका जाते वक्त ये आइसबर्ग से टकराने की वजह से अटलांटिक ओशन में ही समा गया। सो दैट बीइंग सेड गाइस, ये तो थी थोड़ी हिस्ट्री अबाउट टाइटैनिक। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां एक्चुअली में टाइटैनिक बनाया गया था, विच इज़ नन अदर दैन बेलफास्ट इन नॉर्दर्न आइलैंड्स। टाइटैनिक बेलफास्ट एक म्यूजियम है जो कि एग्जैक्टली उसी जगह बनाया गया है जहाँ पे टाइटैनिक बनाया था। सो गाइस, 700 मिलियन का जहाज जिसको बनने में 2.5 साल लगे, वो अपनी पहली जर्नी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। दुनिया को पता है वो एक आइसबर्ग से जाके टकरा गया था और वो डूब गया। बट आपको पता होना चाहिए, कोई भी बड़ी घटना के पीछे बहुत सारी छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। मैं आपको सारे फैक्ट्स दिखाऊंगा जो टाइटैनिक बेलफास्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो गाइज, ये सारा अनकवर करने के लिए मैंने एक छोटा सा जहाज़ पकड़ा फ्रॉम स्कॉटलैंड टू बेलफास्ट नॉर्दर्न आइलैंड्स के लिए, और मैं जा पहुंचा हूं अब एक बेलफास्ट म्यूजियम में जो कि टाइटैनिक का म्यूजियम है। और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां पे टाइटैनिक बनाया गया था। टाइटैनिक बेलफास्ट में एंट्री टिकट फॉर एडल्ट इज अराउंड 25 पाउंड्स, जो कि आपको 2650 रुपये इंडियन पीस का पड़ता है। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप एंड अमेरिका के बीच सबसे बड़ा माइग्रेशन देखा गया। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जाने लगे। इस बढ़ते ट्रांस अटलांटिक मूवमेंट की नीड को पूरा करने के लिए हारलैंड एंड वुल्फ, एक ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी ने बेलफास्ट में 3 ओलंपिक क्लास ओशन लाइनर्स टाइटैनिक, ओलंपिक एंड ब्रिटानिक को बनाने का डिसाइड किया, जिनको व्हाइट स्टार लाइन के थ्रू ऑपरेट किया जाना था। इन शिप्स को बनाने के लिए पहले गैंट्री बनाई गई। गैंट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे मल्टीपल क्रेन्स को इंस्टॉल और डायरेक्शन देने के लिए यूज करा जाता है, और ये हमेशा हार्बर के पास होता है। दोनों ओशन लाइनर्स ओलंपिक और टाइटैनिक को इसी गैंट्री में बनना था। बेलफास्ट गैंट्री में पहले ओलंपिक का काम शुरू हुआ और 9 महीने बाद टाइटैनिक की कील बिछाई गई। कील सबसे शुरुआती स्टेप होता है इन मेकिंग ऑफ एनी शिप। कील के ऊपर शिप का बेस और वर्टिकल फ्रेम्स बनाए गए, जिनको 3 मिलियन रिवेट्स का यूज करके शिप के आउटर स्किन के साथ जोड़ा गया। थ्योरी से बाहर निकल के थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल वाइब कैसी रही होगी। द फॉलोइंग फुटेजेस आर फ्रॉम टाइटैनिक बेलफास्ट व्हिच गिव्स यू फील ऑफ द शिपयार्ड। They put me to work on 401. That's what we called her. We knew she'd be the largest passenger ship in the world, but we didn't call her Titanic then. I worked in the frame bending shop. You'd heat steel beams in the furnace, then hook them onto slabs of cast iron and hammer them curved. It was skilled work. You had to bend them more than you needed because the frame straightened out a little when it cooled. The shell plates that made up the hull weighed up to 4.5 tons. I worked as a heater boy. You had to heat the rivets on a wee plate. You pumped the bellows till the rivet was white hot. Then you get a hold of it with your tongs and throw it up to the catcher. And after got back, you chased her out after work. I get scared working down in that double bottom. You only had candles for light. And the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. 16 bob, but we all worked the same 54 hours. Titanic's launch in May 1911 was watched by an estimated 100,000 people, described by the White Star Line as a queen of the ocean. टाइटैनिक का लॉन्च एक ग्रैंड इवेंट था। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके और कुछ 113 साल पहले टाइटैनिक का लॉन्च इमेजिन करना एक अलग ही फीलिंग थी।
आपकी सोच को और रियलिस्टिक फील देने के लिए यहाँ रखा एक मॉडल बताता है कि शिप म्यूजियम के सामने कैसी दिखती। मेड इन जर्नी की बात करें तो टाइटैनिक 2 अप्रैल 1912 की रात लगभग 8 बजे बेलफास्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। वो 2 दिन बाद साउथहैम्पटन पहुंचता है, जहां वो 5 से 6 दिन डॉक्ड रहता है। 10 अप्रैल को साउथहैम्पटन से निकलकर शेरबर्ग होता हुआ वो 11 अप्रैल को क्वींसलैंड पहुंचता है। पैसेंजर क्लास की बात की जाए तो टाइटैनिक में फर्स्ट और सेकंड क्लास उस टाइम का सबसे प्रीमियम क्लास माना जाता था। वैसे था तो थर्ड क्लास भी, पर वो भी किसी से कम नहीं था। थर्ड क्लास का टिकट उस टाइम पे अराउंड 24 पाउंड का था, जिसकी कीमत आज के समय में 1152 पाउंड होती है। इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो लगभग ये 1.25 लाख रुपए के आसपास कहीं लैंड करता है। थर्ड क्लास पैसेंजर मेजरली साउथहैम्पटन से चढ़ते हैं, जिनकी एवरेज एज 17 से 25 साल की होती है। जर्नी का मकसद पैसे कमा के अपने देश वापस आना। सारे थर्ड क्लास पैसेंजर्स को टिकट के अलावा इंटरव्यू, मेडिकल एंड आई एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था और फाइनली इंस्पेक्शन कार्ड अप्रूव होने के बाद शिप पे चढ़ने की परमिशन दी जाती थी। Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Thank you. The officer, there was any danger? Said no, nothing at all, nothing at all.
Nothing at all, just a mere nothing. We just hit an iceberg. Poked his head round my door and said, "You know we struck an iceberg. I know you struck something," I told him, not thinking it anything serious and feeling none too pleased. Then he said, "The water's up to F deck in the mailroom." टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बन जाता है और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़ा जाता है टू रिवील कि क्या कारण थे इस दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम लॉस के पीछे। ये इवेंट काफ़ी ध्यान देने वाला होता है। टाइटैनिक में मार्कोनी वायरलेस टेक्नोलॉजी लगाई गई थी जो कि उस टाइम दुनिया की सबसे लेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। बहुत से आइस वार्निंग मैसेजेस इसलिए मिस हो जाते हैं क्योंकि ये लाइन सुपर बिजी होती है फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के एक्सटेंसिव यूज़ की वजह से। मिसिंग बाइनोकुलर्स मतलब कि दूरबीन। बेलफास्ट से साउथहैम्पटन के लिए जब टाइटैनिक निकला था तो बाइनोकुलर्स शिप में मौजूद होते हैं। साउथहैम्पटन में जब ये क्रू चेंज होता है तो वो अपने साथ गलती से बाइनोकुलर बॉक्स की कीज़ भी ले जाता है, जिसकी वजह से नए क्रू को नेकेड आई से ही आइस पेट्रोलिंग करनी होती है, जो कि इस हादसे की काफ़ी बड़ी वजह बन जाती है। एक बहुत बड़ा रीज़न हादसे का बताया गया टाइटैनिक की स्पीड। कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग के बाद भी शिप की स्पीड कम नहीं करी। उनका मानना था कि क्रू राइट टाइम पे रिएक्ट कर लेगा अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट सामने आता भी है तो। ये ओवर कॉन्फिडेंस कैप्टन का काफ़ी महंगा पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर इवेंट था टाइटैनिक में सफिशिएंट लाइफ बोट्स का ना होना। शिप में कुल 20 लाइफ बोट्स थे जिसमें 1178 पैसेंजर ही आ सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि किसी को पता ही नहीं था कि इमरजेंसी की कंडीशन में करना क्या है। पैनिक और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से लाइफ बोट मिसमैनेजमेंट हुआ, वरना काफ़ी सारी लाइफ और बच सकती थी। टाइटैनिक का डिस्ट्रेस कॉल सारी शिप्स ने लिया, बट कैलिफोर्नियन शिप जो टाइटैनिक के सबसे नज़दीक था उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बताया गया कि उसका ऑपरेटर उस दिन जल्दी सो गया था। उस दिन अगर ये शिप रिस्पॉन्ड कर देता तो इतनी लाइफ्स का लॉस शायद नहीं देखना पड़ता। एडवर्स वेदर कंडीशन को भी एक रीज़न बताया गया। साल 1912 में बताया गया कि अटलांटिक के ऊपर कुछ अनयूजुअल तेज़ हवाएं बहने की वजह से आइसबर्ग्स टाइटैनिक के रास्ते में आ गए। टाइटैनिक को बनाने में जितनी मुश्किलें आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलें इस जहाज़ को ढूंढने में आई। लगभग 4 किलोमीटर नीचे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में शिप को ढूंढना आसान काम नहीं था। टाइटैनिक के डूबते ही उसकी खोज शुरू हो जाती है। सबसे पहले अटेम्प्ट में एक ड्रिल शिप के ड्रिल पाइप्स एक्सटेंड करके उसमें एक सर्च पॉड बांधा जाता है। सैडली ये ड्रिल पाइप्स टूट जाते हैं और अराउंड $3 मिलियन का सेटअप समुंदर में टाइटैनिक की तरह ही समा जाता है। रॉबर्ट बेलार्ड, एक बच्चा जो कि टाइटैनिक के डूबने के लगभग 30 साल बाद पैदा होता है, टाइटैनिक को दुनिया के सामने लेकर आएगा किसी ने न सोचा था। रॉबर्ट को बचपन से ही डिसलेक्सिया होता है। तो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चों को रीडिंग, राइटिंग एंड वर्ड स्पेल करने में प्रॉब्लम होती है। रॉबर्ट बचपन से ही ओशन एक्सप्लोरर बनना चाहता था। लगभग 73 साल बाद टाइटैनिक को दोबारा देखा गया। टाइटैनिक एक बार और दुनिया भर की न्यूज़ में छा गया।